चलो बहुत बढ़िया। अब देखो प्रिज्म जो है वो नॉर्मली अगर हम ड्रॉ करने की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रायंगल बना के, ठीक है। लेकिन रियलिटी में प्रिज्म ऐसा होता नहीं। वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है प्रिज्म, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर होता क्या है, होता यहाँ पर वही है जो नॉर्मली हम लोग ग्लास स्लैब में पढ़ते थे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एक कंडीशन आती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। बट वो कंडीशन कब आती है, क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समझें कि एक अरेंजमेंट मैं आपको शो कर रहा हूं, देखिए। इफ द रे इज कमिंग इन दिस वे, ये नॉर्मल बना लिया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एक्शन है, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर बेसिकली, तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रिज्म एक्शन, दिस इज नॉट अ प्रिज्म एक्शन। अब प्रिज्म एक्शन में क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये जो फेस है इसे हम कहेंगे इंसिडेंट फेस, बिकॉज रे यहां पर इंसिडेंट कर रही है। तो सपोज रे इज कमिंग इन दिस वे, ठीक है, एंड इट गोज इन दिस वे सपोज। तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ because this is your incident ray and this is your emergent ray, ठीक है। now this incident phase and this emergent phase, मैं इसका नाम दे रहा हूं emergent phase, these both are not parallel, they both are not parallel। समझ में आया? सो यहां पर ये जो एक्शन हो रहा है, दिस एक्शन इज कॉल्ड प्रिज्म एक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, दिस एक्शन इज कॉल्ड प्रिज्म एक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझने जैसी है कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट फेसेस आर नॉट पैरेलल, सो दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एक्शन। बिकॉज आप देखिए, ये अगर इंसिडेंट फेस है और ये अगर इमर्जेंट फेस है, तो दिस बोथ फेसेस आर नॉट पैरेलल। जबकि यहां पर आप देखिए, ये अगर इंसिडेंट फेस ले रहे हैं इस केस में और ये इमर्जेंट फेस ले रहे हैं, सो इन दिस केस द बोथ आर पैरेलल। ये कैसा हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। आई बात समझ में?
Now अब मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके ही आपको बताऊंगा, ठीक है। सो मैं हर बार वो 2 डायमेंशनल ही नहीं बनाऊंगा। सपोज ये अपना प्रिज्म हो गया, ठीक है। एंड इफ आई से कि दिस इज फेस ए, दिस इज फेस बी एंड दिस इज फेस सी, सो यहां पर अगर मैं फेस ले रहा हूं और यहां पर अगर मैं फेस ले रहा हूं ए एंड बी को, एंड इफ द रे इज गोइंग इन दिस वे एंड इट कम्स आउट इन सच अ वे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट फेस, एंड ये हो जाएगा आपका इमर्जेंट फेस। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आया इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियरिटी है बेटा? सर यस। सर क्या बोलते हैं सर, एक रेक्टेंगुलर फेस भी होता है ना प्रिज्म, हाँ, रेक्टेंगुलर फेस भी प्रिज्म होता है ना, और एक ट्रायंगुलर फेस प्रिज्म। सो सर तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा? नाउ तो ये हो गया आपका एक इंसिडेंस फेस एंड दिस इज योर इमर्जेंट फेस, ठीक है। सो ये जो एंगल बन गया दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया। नाउ अगर हम यहां पर इसे इंसिडेंस फेस ले रहे हैं ए को, एंड सी इज योर इमर्जेंट फेस, आई मीन इमर्जेंट फेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंड द रे इज कमिंग इन दिस वे फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। सो यहां पर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा। बोलो, आई बात समझ में? इसका मतलब इंसिडेंट फेस एंड इमर्जेंट फेस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, यस। राइट। नाउ prism is not a two-dimensional structure, it's a three-dimensional structure. First thing, prism is not a two-dimensional structure, it's a three-dimensional structure, ठीक है। सपोज जैसे कि यहां पर इन दिस वे, समझ में आया? दिस इज ऑल्सो प्रिज्म, और ये मैंने आपको 3D में शो किया है, समझ में आ रहा होगा आपको, राइट? So we can say that angle of prism is the angle of prism is the angle between incident and emergent phase। क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे मैं जिसे इमर्जेंट सरफेस कह रहा हूं, यू कैन से इट्स अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑल्सो।
समझ में आई बेटा बात? इफ आई से फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने मान लो प्रिज्म बनाया, कुछ इस तरीके से, and the ray is going in such a way, this is your incident ray and it goes like this. तो यहां पर ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ये क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्यों हुआ स्मिथ, बताना जरा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये क्यों नहीं हुआ? स्मिथ, दूसरी सर वहाँ पे फेस होगा इसलिए, फेस वहाँ होगा पे इसलिए क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिंस वहाँ पे ही होगा 30 डिग्री पे। पर क्यों वहां पे होगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। बोलो। एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ क्या होगा इसमें? इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आएगा? प्रिया 70. 70। मनीष कितना आएगा? 70 आएगा। क्यों 70 आएगा भाई? सर वो इंसिडेंट फेज और इमर्जेंट फेज के बीच वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है इसलिए। बिल्कुल सही है, गुड। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? समझ में आया कैसे ये काम करेगा? राइट, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. किसी को यहाँ पे? नहीं है, चलो बढ़िया है। अब आगे समझिए। ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है, एंड यहां पर ये आपकी आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, and here is the normal which is perpendicular, right? Now अब होता क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो रेज है, अगर वो सीधी जाती तो कैसे जाती? तो वो कुछ ऐसे चली जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बेटा आपकी इंसिडेंट रे है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर मीडियम एयर है, यहाँ पर मीडियम एयर है, एंड द प्रिज्म it has certain medium, it has certain medium and definitely it is a denser medium. So यहाँ पर क्या होगा? It bends towards the normal, the ray will bend
towards the normal. Clear है ये चीज? Yes or no? So यहां पर ये रे कुछ इस तरीके से बैंड हो गई. ठीक है, क्लियर है? And now if this is your angle of incidence I and ये एंगल एंड ये एंगल कितना होगा बताओ? I/2 देखो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. तो ये होगा बेटा I माइनस R1. क्लियरिटी आई? अब समझ में आया? Yes. एंड Yes. यहां पर जब मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा इस सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे, व्हेन आई यहां पर एक सरफेस बना के देखें, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया है यहाँ पे ना. दिस इज द एंगल R2. क्लियर है? ये एंगल क्या हो जाएगा? R2. समझ में आ रहा है बेटा? और ये एंगल क्या बन रहा है? ये आपका 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये भी 90 बन गया. ये एंगल R2 हो गया. नाउ रे विल गो इन सच अ वे, रे आगे कैसे जाएगी वो देखिए. अब रे प्रिज्म में से एयर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस और नो? तो इट विल गो इन सच अ वे. तो ये जो बना ये है E, एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिसे यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली ये जो रे निकल रही है इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे. क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे. क्लियर है यहां तक? हेलो, Yes, sir. राइट? तो ये अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E माइनस R2. क्या हो जाएगा? E माइनस R2. बोलो, आई बात समझ में? देखिए ये एंगल आपका R2 हो गया और ये एंगल E माइनस R2 हो जाएगा. ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस नाउ? अब एक बात बताइए यहां पर कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कौन सा है? सो दिस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म A. ये क्या बन जाएगा आपका? एंगल ऑफ प्रिज्म A. क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes, sir.
अब देखिए, इस रे को अगर हम पीछे की तरफ रिट्रेस करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर एक एंगल बन रहा है। रे एक्चुअल में कैसे जा रही थी? रे एक्चुअल में जा रही थी ऐसे, और गई कैसे? तो गई यहां पे ऐसे। समझ में आ रही है बात? हेलो? तो यहां पर ये जो बनेगा एंगल, दिस इज एंगल इज गोइंग टू बी डेल एंगल, जिसे हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डेल है इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो, बात आ रही है समझ में? समझ में आ रहा है? यस और नो? ग्लास स्लैब वाले केस में बेटा हमने जैसे एंगल ऑफ डेविएशन को समझा था, सेम वही चीज है यहाँ पर, नथिंग इज न्यू। यहाँ पर आप एक चीज समझो पहले तो, कि अगर इंसिडेंट रे ये जा रही थी, ठीक है, और गई कहां पर? तो गई यहां पर, ये गई ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। बोलो, क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. राइट ना? अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल को समझें तो देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये देन, अब आप देखिए, ये एंगल जो है, ये बेटा एंगल है आपका I माइनस R1, एंड ये जो एंगल है ये है I माइनस, सॉरी, E माइनस R2, एंड दिस एंगल इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन डेल कहते हैं उसे, राइट? समझ में आया? सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्या हम ये लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन हम करते हैं उससे, क्या हम ये समझ सकते हैं दैट डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2? क्या हम ये समझ सकते हैं दैट डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2? यस और नो? यस। राइट? सो अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं, दैट डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इक्वल्स टू, नाउ आई कैन से I और E को साथ में ले लेते हैं, सो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, राइट? सो यहां पर आप देखिए कि I प्लस E और ये R1 प्लस R2 जो है उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A। R1 प्लस R2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस A इज योर व्हाट? दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या आपको ये क्लियरिटी है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A कैसे हुआ? देखिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A कैसे आया? क्या आपको ये पता चला? नहीं पता चला तो समझो, यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है A बेटा, ठीक है? सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से A प्लस दिस 90 प्लस दिस 90, ये जो 90 बन रहा है, ठीक है, प्लस
ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 360। समझ में आ रहा है? ये वाला जो एंगल है इसे हम लिख रहे हैं 180 माइनस R1 प्लस R2। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एंड ये इन चारों को ऐड कर दिया तो टोटल कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। ठीक है भाई, लिख दिया। अब देखो आगे, तो ये 180 और ये 180, तो 360, तो 360 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस R1 प्लस R2 equals to 0. So from here we can say that a is equals to R1 plus R2। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Right now, so now you can understand that why I dot R1 plus R2 is equals to a। ठीक है, यहां तक क्लियर है? So we can have one equation that angle of deviation del is equals to I plus e minus a। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गया, that del is equals to I plus e, sorry, I plus e minus a। क्लियर है बेटो? बेटा क्लियर है यहां तक? हाँ. सबको क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो अभी पहले पूछ लो। Anyone has any doubt? चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। अब हमने यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया है। As you can see that if I say about the medium, so this is air, and the ray is emitting at 60 degree, ठीक है, इस तरीके का केस है बेटा। और म्यू दिया है √3 and this prism is equilateral prism। कैसा प्रिज्म है? Equilateral prism। Now they are asking about find angle of emergence, sorry, find angle of emergence and angle of deviation। ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, क्या आप फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ फाइंड करने के लिए? बेसिक्स तो वही रहेगा बेटा, बेसिक्स में कोई बदलाव नहीं है, बेसिक्स वही है। बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें? शान, विश्वा, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन ढूंढेंगे. फर्स्ट रिफ्रैक्शन ढूंढेंगे, मतलब कि हम ये कह सकते हैं that definitely the ray will move towards the normal, कुछ ऐसे जाएगी, राइट? तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 मिलेगा, ये भी पता है, लेकिन R1 कितना मिलेगा ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा एक और चीज, यहाँ पर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। जस्ट अ मिनट,
नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है। बताओ अब क्या करेंगे? Snell's law. एग्जैक्टली, वी विल यूज स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। क्या ये बिल्कुल सही है बेटा? यस, Yes. राइट। तो ये बताओ, सो यहां पर हम n1 को क्या लेंगे, 1 लेंगे, देन sin i, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। देन n2 sin r, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, तो यहां पर रे जा रही है प्रिज्म में, तो √3 sin r, दैट वी डोंट नो, तो यहां पर r1 ले लेते हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट, ठीक है। सो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू √3 sin r1। तो टेल मी r1 का वैल्यू क्या आएगा? r1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो? बोल भाई, r1 की वैल्यू क्या आएगी? अरे कथन, तुझसे ही पूछ रहा हूं। 30 डिग्री। 30 डिग्री, राइट। तो ये हमें r1 मिल गया ना। नाउ द एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मान लीजिए हमें गिवन है 60 डिग्री, कितना गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर आपको गिवन है मान लो 60 डिग्री, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप समझिए कि आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ, सॉरी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है 30 डिग्री, सो रे विल गो इन सच अ वे। नाउ इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो रे कैसे जाएगी अब, तो रे विल मूव इन सच अ वे that it will move away from the normal because denser to rarer medium में enter करेगी, तो it will go in such a way, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल जो मिलेगा, दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, तो सेकंड, पहले तो R2 हमें निकालना पड़ेगा कि R2 क्या आएगा, राइट? समझ में आ रहा है? ये एंगल R2 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 होता है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट R2। तो R2 इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, A माइनस R1, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है, 60 डिग्री, और R1 कितना है, 30, सो वी विल हैव नाउ 30. R2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। बोलो क्लियर है? सो दिस R2 which is angle of refraction is 30 डिग्री, कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री आएगा, नाउ इट विल एक्ट एज एन इंसिडेंस एंगल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन, सर हाँ, हम अंदर फिर से स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकते? किसको अंदर से लगा नहीं सकते? सेकंड रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। क्या? नहीं, मैं ऐसा कह रही हूँ, जैसे R2 हमने ऐसे निकल, वैसे स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं ना ऐसे प्रिज्म में, सेकंड रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। हाँ लगा सकते हैं ना, लेकिन तुम्हारे पास में वो तो नहीं है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस। सबको क्लियर है कि यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, तो इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंस एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं दैट n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर n1 मतलब रे कहाँ से आ रही है, तो भाई रे आ रही है प्रिज्म में से, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, साइन आई की जगह हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस R2 कितना आ रहा है, तो 30 डिग्री आ रहा है, इक्वल्स टू n2, कहाँ जा रही है, तो जा रही है एयर में, ठीक है। तो n a लिख देता हूं, एंड साइन r
that we need to find out, that is your angle of emergence E. ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मैं लिख सकता हूँ √3, sin 30 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 इक्वल्स टू sin E. इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आएगा? $60 आ जाएगा. बोलो, क्लियर है? एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ जाएगा? क्या 60 आ जाएगा? Yes. पक्का? Yes. ठीक. नाउ दे आर आस्किंग एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो वो हमने बेटा निकाल दिया कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें मिल गया 60 डिग्री. ठीक है, बट वन मोर थिंग दे आर आस्किंग अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए. क्या हमारे पास में आई है? बिल्कुल है. क्या हमारे पास में एंगल ऑफ इमर्जेंस है? बिल्कुल है. क्या हमारे पास में एंगल ऑफ प्रिज्म है? यस. So now we can find the angle of deviation also on the basis of that we can write del is equals to I plus E minus A. I की वैल्यू कितनी है? तो I की वैल्यू है 60 डिग्री. एंगल ऑफ इमर्जेंस ये कितना है? तो ये भी आया आपका 60 डिग्री. और एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री. तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 60 डिग्री. बोलो, क्लियर है? Anyone has any doubt in this? Hello. समझ में आ गया बेटा? हाँ सर. पक्का? Yes. Okay, done. Let's do one more question. और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अब. ठीक है, चलो. We have taken a prism here and now आपको क्या क्या गिवन है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 75 डिग्री. ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड ये नॉर्मल बना लिया. दिस एंगल इज 45 डिग्री. refractive index is given 1 by refractive index of prism is √2. So you need to find out angle of emergence and angle of deviation. ये दो चीजें बेटा आपको फाइंड करनी है यहाँ पर. ठीक है, and in surrounding we have the same medium, that is air. चलो, start solving this question now. 60. सही है, बहुत सही आंसर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. देखो, सिंपल है अब आपके लिए क्वेश्चन करना. नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस. फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन आई. साइन आई मतलब साइन 45. ठीक है, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1, साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो √2 है. साइन R1, तो साइन R1 ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो √2 1/2 हो जाएगा. तो साइन R1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2. सो R1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल गो इन सच अ वे. ये एंगल आपका जो आएगा, दिस इज योर 30 डिग्री एंड इट विल गो इन सच अ वे. ना फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, सो ये जो है R2 ये क्या आएगा?
ठीक है, तो अगेन a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 एज वी नो दैट, सो r2 इज इक्वल्स हो जाएगा a माइनस r1, सो a है 75 माइनस 30, तो r2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, राइट, so this is 45. Now we need to find out angle of emergence कि ये जो ये है ये कितना आएगा E, ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, now the refractive index of prism, तो refractive index of prism sin I मतलब कितना एंगल है, R2 को हमें देखना है 45 डिग्री, तो मैंने ले लिया 45 डिग्री is equals to refractive index of air sin E that we need to find out. तो refractive index of prism ये कितना है, refractive index of prism कितना है √2 sin 45 is equals to 1 by √2, ये A और ये sin E, तो ये हो गया, तो sin E equals to 1, that means angle of emergence आएगा 90 डिग्री, that means the ray is going to go in such a way, ये ऐसे जाएगी एंड ये आपका आएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज 90 डिग्री। बोलो क्लियर है यहां तक, यस और नो? Yes, sir. Okay, now what left angle of deviation? So for the angle of deviation we can write angle of deviation del is equals to I plus E minus A, तो I that is कितना है 45, angle of emergence कितना है 90 and angle of prism is 75, तो कितना आ जाएगा डेल 135 minus 75, तो 60 डिग्री, so this is your angle of deviation। बोलो क्लैरिटी है बेटा आप सभी को, यस और नो? Yes. पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। देखिए ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री एंड ये एंगल है 30 डिग्री। ना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आप देखिए ये है 60 डिग्री, ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म is √3, so find the angle of emergence, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए इसे एवरीवन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप पुराने मेथड से निकालने जाओगे तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है वो देखो, प्रोसेस होगा वही है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है वो आप समझिए। सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है sin 60 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म sin R1, ठीक है, तो एयर का है 1, sin 60 क्या हो जाएगा √3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है √3 इंटू sin R1, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। क्लियर, यस और नो?
इसका मतलब ये रे कुछ ऐसे जाएगी, राइट? ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। अब यहां पर जाकर ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया। अब सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है वो देखिए, अगेन A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर A कितना है 120, R1 कितना है R1 कितना है 30, तो R2 हमें मिल जाएगा, तो R2 हमें मिलेगा 120 माइनस 30 तो 90 डिग्री, राइट? जस्ट अ मिनट, एंगल ऑफ प्रिज्म A है, R1 हमने 30 लिया है एंड R2 आ जाएगा, हाँ ये सही है, ठीक है? ओके, नाउ लिसन। सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं उस टाइम पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना होता है। मैं आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा करके बताऊंगा कि आंसर क्या आता है। आंसर आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा, E इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग जो भी आएगा, मान लो 3/2 आया, सपोज मान लो क्या आया 3/2, तो आप इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं निकाल सकते, राइट? कुछ ऐसी वैल्यू, मान लो कुछ भी वैल्यू आती है, आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, बट कुछ भी ऐसी वैल्यू आएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी, ऐसी वैल्यू आ रही होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये R2 हमने सही निकाला है क्या? सही है, ठीक है। अब आगे समझो, अगर हम यहां पर देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, क्या 60 है? और अगर हम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल को समझें तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन C इज इक्वल्स टू छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/√3। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन 60 विच इज √3/2। तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट साइन C is greater than, sorry, sin 60 is greater than sin C? मतलब कि हम ये कह सकते हैं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than क्रिटिकल एंगल, क्या हम ये कह सकते हैं? यस और नो, जल्दी बोलो। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट, तो यहां पर हम कहेंगे 60 डिग्री इज ग्रेटर देन C, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल। सो इस केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कुछ याद आया? क्या होगा अब यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ओके, तो अब ये कहानी कहाँ जाएगी? अब ये कहानी कुछ ऐसे चलेगी, देखो इसको वापस से मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर रे कुछ ऐसे अब जाएगी, द रे विल गो इन सच अ वे लाइक दिस। ये एंगल बन गया आपका 30 डिग्री, ठीक है? एंड हियर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी 30 होगा, और ये रे टकरा के ऐसे जाएगी, बिकॉज इट्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो इट विल गो इन सच अ वे, ठीक है? तो ये भी कितना आ जाएगा
30 because this is 90. ठीक है, so ये 30 है, and now if I draw perpendicular, sorry, like this, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कुछ ऐसे जाएगी, away from the normal. ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस आएगा, ये ऑलरेडी गिवन है 30. कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? तो यहां पर जो हम सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो अब आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आपको क्या मिल रहा है 30 डिग्री. ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया. तो नाउ यू कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, साइन कितना एंगल है 30 डिग्री इक्वल्स टू refractive index of air is 1 and angle of emergence sin E. So sin 30 is equals to 1 by 2 equals to sin E. That means sin E की जो वैल्यू है that is √3 by 2. So angle of emergence कितना आ जाएगा 60 डिग्री. Angle of emergence कितना आ जाएगा 60 डिग्री. बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक बेटा? किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone has any doubt in this now? Hello?